नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। सिटी सेंटर शो में हम हर रोज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि दिवाली से पहले, दिवाली के दौरान शहर में किस तरह से रौनक दिख रही है। लोकल बाजार की तस्वीरें हमने आपको कल शो में दिखाई थी। आज हम मुंबई के सबसे बड़े मॉल्स में से एक हाई स्ट्रीट फीनिक्स में मौजूद हैं, जो कि लोअर परेल में है। हर साल यहाँ पर अलग अलग थीम से लाइट्स को सजाया जाता है, जिसको देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं। कोरोना वायरस का जो टाइम है, तस्वीरें हर जगह की बदली हुई हैं, लेकिन यहाँ पर उम्मीद से बेहतर हम कह सकते हैं इतनी देर रात भी लोग नज़र आ रहे हैं। और सबसे पहले हम ये लाइट्स आपको दिखा दें। दो स्वॉन बने हुए हैं, हंस बने हुए हैं, जो कि रक्षा, प्यार का प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है। और इस बार इस लाइट का थीम भी है द फ्लाइट ऑफ होप। द फ्लाइट ऑफ होप की थीम के साथ इस लाइट को तैयार किया गया है। और जो तस्वीरें यहाँ पर लोगों की नज़र आ रही हैं वो भी आपको हम दिखा दें। हर साल बड़ी संख्या में लोग दिवाली से पहले मॉल्स में शॉपिंग करने के लिए, इन लाइट्स को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद होते हैं अपने परिवारों के साथ। लेकिन इस बार भी मॉल्स का भी मानना है कि उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग भी नज़र आएंगे देर रात, लेकिन लोग काफ़ी संख्या में दिख रहे हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि रौनक उम्मीद से थोड़ी बेहतर है मुंबई में, अगर देर रात की तस्वीरें अगर आप देखें। लेकिन हम शो की शुरुआत कर रहे हैं अयोध्या की तस्वीरों के साथ, जहां दीपोत्सव वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता हुआ दिखा। 5,51,000 से ज़्यादा दीप जलाए गए। राम की पौड़ी की तस्वीरें देखने लायक थी। लाइट्स की वजह से, दीपक की वजह से बेहद खूबसूरत नज़र आ रही थी ये जगह। और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि दुनिया में वो अयोध्या को एक बेहद खूबसूरत शहर के तौर पर और धार्मिक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के तौर पर लाना चाहते हैं। अयोध्या में ये दिवाली खास है क्योंकि राम मंदिर के लिए अदालत का फैसला आने के बाद ये पहली दिवाली है। उस शहर में जहां कहते हैं कि त्रेता में पहली बार दिवाली मनाई गई, उस दिवाली को याद कर ये चिराग जलाए जाते हैं। सीएम योगी ने कहा कि इसे एक धार्मिक पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाया जाएगा। अब परिकल्पना है अयोध्या को दुनिया की सबसे अच्छी नगरी के रूप में प्रस्तुत करना है। ये दुनिया की एक रामायण, वैदिक रामायण सिटी के रूप में दुनिया की सबसे खूबसूरत नगरी के रूप में अयोध्या को आगे बढ़ाना है। और मैं इसके लिए अयोध्या वासियों का और पूज्य संतों का आशीर्वाद मांगने के लिए भी आज विशेष रूप से आपके बीच में आया हूं। आसमान से खींची गई दीपोत्सव की तस्वीरों को देख यूं लगता है कि मानो राम की पैड़ी पर आसमान के सारे सितारे जमीन पे उतर आए हों और वे सितारे अपनी सारी रोशनी आज ही बिखेर देना चाहते हों। मानो ये अंदेशा हो कि जलने का ये मौका फिर मिले या ना मिले। चिरागों का ये हुस्न ना पहले कभी देखा ना सुना। लगता है मुल्क के सारे चिराग यहीं रोशन हो गए हैं। सीएम योगी ने राम की पैड़ी के रंग की भी तारीफ की। पहले 50,000 श्रद्धालु एक साथ राम जी की पेड़ी में स्नान नहीं कर पाते थे, और आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं राम जी की पेड़ी का जितना विस्तार हुआ है पिछले 3 वर्ष के दौरान, अब किसी भी पर्व और त्योहार में 5 लाख श्रद्धालु एक साथ राम जी की पेड़ी में अलग अलग स्थानों में स्नान कर सकते हैं और पूरी सरयू जी का जल अविरल और निर्मल उनको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आज भी राम, लक्ष्मण, सीता जी पुष्पक विमान बनाए गए हेलीकॉप्टर से आसमान से उतरे। आसमान से उन पे फूलों की बारिश की गई। सीएम योगी ने उनकी आरती की। राज्याभिषेक की रस्म भी हुई। योगी कहते हैं कि वो लोग खुशकिस्मत हैं जो अपनी जिंदगी में मंदिर बनते देख रहे हैं। जो वर्षों से तमन्ना थी और जीवन के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, कई पीढ़ियां खप गई, मिट गई, और सबके मन में एक ही तमन्ना थी कि हम अपने आराध्य भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को अपनी आंखों से एक बार देख लेते तो हमारा जन्म और जीवन धन्य हो जाता। वह कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज सफल हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से बधाई देता हूं। इस मौके पर अयोध्या की सड़कों पे भगवान राम के जन्म से राज्याभिषेक तक के सारे प्रसंगों की झांकियां भी निकाली गईं, जिन्हें देखने लोगों का हुजूम उमड़ा। ये रोशनियां बेइंतहा खूबसूरत हैं, लेकिन ये ज्यादा खूबसूरत तब होंगी जब लोगों के दिलों में भी उतरें और अयोध्या के पूरे विकास में भी। अयोध्या में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।
दीपावली के दौरान तो हमेशा बाजारों में भीड़ नजर आती है, क्योंकि इस बार कोरोना वायरस का भी संकट है और दिल्ली में अगर आप देखें तो मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के सबसे व्यस्त बाजारों में से एक लाजपत नगर में क्या हाल है, क्या लोग एहतियात बरत रहे हैं, बता रहे हमारे सहयोगी अरुण सिंह। 2 गज की दूरी है जरूरी, ये हमने सुना तो बहुत है, लेकिन जब आप लाजपत नगर की गलियों में निकलते हैं तो 2 गज की दूरी तो छोड़िए, 2 कदम की दूरी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। हमारी बात मार्केट एसोसिएशन के लोगों के साथ भी हुई और उनका कहना है कि अनुमान है कि आजकल के दिनों में 5 से 6 हज़ार लोग एक दिन में आ रहे हैं। दिल्ली के जो केसेस हैं वो हर रोज़ एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं। ऐसे में ये एक चिंता भरी जो एक दृश्य है वो आपको देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग हैं, कुछ कस्टमर से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप जब बाहर आते हैं, जैसे आजकल कोविड-19 है, मास्क जैसे आपका नीचे स्लिप हो रहा है, तो आपको कुछ डर नहीं लगता है? सर, ये डर तो पूरा लगता है, लेकिन हम अपनी सेफ्टी लेके जा रहे हैं। हम अकेले खड़े हुए ना, इसलिए थोड़ा नीचे हो गया था, नहीं तो ऊपर ऐसे ही था। तो लेकिन आप वैसे ध्यान रख रहे हैं हैंड हाइजीन का? पूरा ध्यान है जी, जरूर रखिएगा, क्योंकि भीड़ वाला इलाका है, तो मास्क पहने रखिए। जी सर, शुक्रिया। तो देखिए, जो लोग तो हैं, लेकिन अगर वो थोड़े से सजग रहेंगे तो अपनी सुरक्षा के साथ साथ वो लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान जो है वो रख रहे होंगे। भीड़ है और जैसे मैंने कहा 2 गज की दूरी बहुत मुश्किल है यहाँ पर बनानी, लेकिन एक और नारा जो आजकल के दिनों में हमें सुनने को मिलता है वो है वोकल फॉर लोकल। वो यहाँ पर अच्छे तरीके से ज़रूर दिख रहा है, क्योंकि जो लोकल वेंडर हैं यहाँ के, जो रेडी पटरी पर लोग चीज़ें बेच रहे हैं, लॉकडाउन के दौरान जो उनका नुकसान हुआ है वो एक बड़ा फायदा ये होने वाला है कि आजकल के दिनों में उन्हें कुछ पैसे कमाने का मौका मिलने वाला है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ अरुण सिंह, NDTV इंडिया के लिए। तो हमने आपको दिल्ली के लाजपत नगर की तस्वीरें दिखाई, अब देश के कुछ और इलाकों की भी तस्वीरें दिखाते हैं जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये तस्वीरें आज दोपहर की हैं। एक तरफ लुधियाना का बाजार है जहां लोग दीपावली से पहले खरीदारी करने के लिए उमड़े हैं, वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु का कोयम्बटूर। साफ देखा जा सकता है कि लोग त्योहारी सीजन में कोरोना को भूल चुके हैं, क्योंकि कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। पहले GST और फिर लॉकडाउन की वजह से कपड़े का व्यापार जो मंदा पड़ा था, धीरे धीरे उसमें सुधार होता नजर आ रहा है। हालात बहुत ज़्यादा नहीं सुधरे हैं, लेकिन हाँ, बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। सोहित मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन के समय काम नहीं होने की वजह से मुंबई के कालबा देवी में मजदूरी करने वाले मोहम्मद मोमीन को अपने मालिक से करीब 25,000 रुपए उधार लेने पड़े। लेकिन अब दिवाली से पहले बाजार में एक बार फिर से रौनक बढ़ती नजर आ रही है। मजदूरों को भी दोबारा काम मिल रहा है, जिसके वजह से वो अपना उधार चुका पा रहे हैं। सीजन के हिसाब से ही मिलता है ना, दिवाली का में मिलना चाहिए। तो 1-1.5 महीना काम किया है, तो 1-1.5 महीना चला, खर्चा निकल गया। सेठ लोग को कुछ 1,000-1,500 करके कटवाता हो। पहले नोटबंदी, उसके बाद GST और बाद में लॉकडाउन का कपड़ा बाजार पर बुरा असर पड़ा, लेकिन अब धीरे धीरे हालात सुधरते नजर आ रहे हैं। हालात में और सुधार होना बाकी है, लेकिन अनलॉक और लोकल में दी जा रही छूट का असर बाजार पर पड़ता नजर आ रहा है। ट्रेन में जब से सरकार ने परमिशन दी, उसके कारण महिलाएं बाहर निकलने लगी और उनकी खरीदी, अपनी जेंट्स की खरीदी 20% होती है और महिलाओं की खरीदी 80% होती है। तो उनके मोबिलाइज होने के कारण कपड़ा बाजार में अच्छी ग्राहकी आ गई। जानकारों की माने तो टेक्सटाइल क्षेत्र में हालात अगर इसी तरह बेहतर होते हैं तो इसका अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर पड़ेगा। खेती के बाद कपड़ा उद्योग रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। GDP में 2.3% योगदान कपड़ा उद्योग का है और इससे करोड़ों लोगों को रोजगार भी मिलता है। वहीं पावरलूम और कपड़ों के प्रोसेस हाउस से जुड़े व्यवसायियों का कहना है कि इस उद्योग को उभरने में अब भी समय लगेगा, लेकिन अगर इसी तरह छूट मिलती रही तो चीजें बदल सकती हैं। मार्च में जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद में 3 महीना तो एकदम ही बंद रहा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ काम, लेकिन अभी भी पटरी पे गाड़ी नहीं है। अभी भी जहाँ तक प्रोसेस हाउस का सवाल है, अभी भी प्रोसेस हाउसेस लॉस ही कर रहे हैं। तब तक लोगों का अभी भी जो थोड़ा बहुत मूवमेंट लग रहा है वो इसकी लग रहा है कि बहुत टाइम से लोग बाग घरों पे थे। आगे शादियों की सीज़न है, फेस्टिवल सीजन है, तो लोगों को जहां मौका मिल रहा है वो थोड़ा बहुत बाहर निकले हैं। इसकी वजह से थोड़ा मार्केट में पिकअप आया है और ये पिकअप हो सकता है कि यदि कंटिन्यू रहता है तो हो सकता है कि टेक्सटाइल की हालत सुधर जाए। खेती के बाद टेक्सटाइल दूसरा ऐसा सेक्टर है जहां पर सबसे ज़्यादा रोजगार उपलब्ध है। ऐसे में अगर इस सेक्टर में चीज़ें सुधरती हैं तो इसका ये मतलब है कि निचले लेवल के जो लोग हैं जो यहाँ पर काम करते हैं उनके हालात में भी सुधार आ रहे हैं।
मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और दिवाली के मौके पर कल शाम 7:39 पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ अक्षरधाम से दिल्ली की दिवाली में शामिल हों। पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। जवाबी कार्रवाई में बीएसएफ और सेना की इस कार्रवाई में पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं। सेना के भी कुछ जवानों की जान गई है। दिवाली से एक दिन पहले पाकिस्तान की नापाक हरकत का जवाब देती सेना, केरन से लेकर उड़ी सेक्टर तक पाकिस्तान सेना ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया। आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान ने गोलाबारी का सहारा लेते हुए तोप और मोटार से फायरिंग की। भारतीय सेना ने इसका माकूल जवाब दिया और जवाबी कार्रवाई में 6 से 7 पाकिस्तानी जवान मारे गए और 10 से 12 जवान घायल हुए। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हथियार डिपो, तेल के डिपो, बंकर और आतंकियों के लॉन्चिंग पैड पूरी तरह से तबाह कर डाले। जब भी इमरान खान की सरकार के खिलाफ आवाज उठती है, तब पाकिस्तान की यही कोशिश रहती है कि किसी तरह वहां पर एंटी इंडिया बोगी खड़ी की जाए। अब भी जब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी और पाकिस्तान के चीफ अवामी स्टाफ आईएसए के चीफ के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, उससे लोगों का ध्यान बटाने के लिए आज पाकिस्तान सुबह से ही पीर पंजाल के दोनों तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल के पार अंधाधुंध गोलाबारी कर रहा है। फायरिंग की शुरुआत केरन सेक्टर में तब हुई जब सेना ने एलओसी पर संदिग्ध हरकत देखी। सतर्क सैनिकों ने पाक सेना की घुसपैठ की कोशिश को विफल कर दिया। बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग शुरू कर दी। इस साल अब तक पाकिस्तानी सेना ने 4032 दफा युद्ध विराम का उल्लंघन किया, जबकि पिछले साल 3233 बार युद्ध विराम तोड़ा गया था। सेना के करारा जवाब से बौखलाई पाकिस्तानी सेना अब सीमा पर रहने वाले आम लोगों को निशाना बना रही है। इन्फिल्ट्रेशन कराने के मुद्दे से सीज फायर का उल्लंघन किया और सारे बॉर्डर पे उड़ी के सेक्टर में वहां फायरिंग, गुरेज और उड़ी के सेक्टर में फायरिंग शुरू कर दी और जिसके अंदर उसके इन्फिल्ट्रेशन कराने के लिए टेररिस्ट अंदर आए और उसमें उन टेररिस्ट में से 8 जो हैं उनमें से 3 टेररिस्ट और जो 5 जो हैं उनके आर्मी के जो लोग हैं वो मारे गए हैं हिंदुस्तान की रिटेलिटरी फायरिंग में। हिंदुस्तान ने अपने 3 वीर जवान खोए हैं और साथ में सिविलियन कैजुअलिटी काफी हुई है, जिसका बहुत ही खेद है हमें। पाकिस्तानी सेना की फायरिंग की वजह बर्फबारी से पहले आतंकियों की घुसपैठ कराना है, क्योंकि सुरक्षा बलों की कार्रवाई से इस साल जम्मू कश्मीर में 200 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। इनके टॉप कमांडर का भी खात्मा हो गया है। ऐसे में अगर पाकिस्तान आतंकियों को घुसपैठ नहीं कराता है तो कश्मीर में अमन चैन आ सकता है और ये पाकिस्तान को गवारा नहीं होगा। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और देश भर में किस तरह से चल रही हैं दिवाली की तैयारियां, इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको सिटी सेंटर शो में छोड़े जाते हैं। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार। आज के पावन अवसर पर परापराय स्वाध्याय तस्मेर सुभागना